बाजार बोलता है इसमें एफआईडीआईज का डेटा देख लेते हैं एक बार, और फिर देखते हैं कि क्या कुछ ग्लोबली खबरें हैं और क्या कुछ ग्लोबल डेटा है। तो एक बार देखते हैं एफआईज का डेटा पहले। तो एफआईज के डेटा में देखेंगे तो 2468 करोड़ की सेलिंग, 2262 करोड़ की बाइंग। तो लगभग बराबर इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जितना वो बेच रहे हैं उतना वो खरीद रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ग्लोबल मार्केट की बारी। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आज मॉर्निंग से एशियन मार्केट सारे प्रेशर में हैं। और देखिए इस समय हैंसेंग, निकाई, कोस्पी यहाँ पर करीब 1 से 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। शंघाई भले ही हरे निशान में हो, लेकिन डाउ भी कल गिरकर ही बंद हुआ, करीब %0.5% नीचे। एक बार देखते हैं आज बढ़ने वाले शेयर कौन से हैं और गिरने वाले शेयर कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स में सीएम प्रो करीब 16%, सिंचिन करीब 6%, एमटीआर टेक करीब 6%, जीआर इंफ्रा करीब 4% और आरती फार्मा करीब 4%। तो ये सभी शेयर हैं जहां पर कि तेज उछाल देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं गिरने वाले शेयर कौन से हैं। तो गिरने वाले शेयरों में वारी एनर्जी करीब 10.5%, एचईजी करीब 10%, इंडियन बैंक करीब 6%, मॉयल और सफायर फूड यहाँ पर करीब 6% की गिरावट। देखिए इनमें से जो गिरने वाले हैं वारी एनर्जी, एचईजी, मॉयल, इन सभी के नतीजे हैं, तो नतीजों का असर भी है। तो उस पर भी आराम से बात करेंगे कि क्या कुछ नतीजों का इम्पैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले खबरों की बात करते हैं। अमेरिका ईरान के बीच टेंशन बरकरार है। न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने पर ही ईरान से डील होगी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान जल्द नया प्रस्ताव दे सकता है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब वो नया प्रस्ताव क्या होगा? पहला प्रस्ताव जो था 3 शर्तों के साथ, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया था। इस टेंशन की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में $110 पर बैरल के पार ये कच्चे तेल की कीमतें पहुंच चुकी हैं। 111 पर ट्रेड कर रहा है ब्रेंट। आज मॉर्निंग में जो क्रूड का फ्यूचर था, जून एक्सपायरी का क्रूड का फ्यूचर, वो $120 तक भी पहुंच गया था। महेश सर ये बताएं, ये जो कच्चा तेल है ये $119 के आसपास जो लास्ट टाइम गया था, वो अब रेजिस्टेंस तोड़ सकता है अगर दोबारा वॉर शुरू हुआ या कुछ हमले वगैरह शुरू हुए? या आपको लग रहा है या हॉर्मुज अभी लंबे समय तक और थोड़ा हफ्ते 2 हफ्ते बंद रही तो भी मतलब प्रॉब्लम आएगी क्रूड में? या ये 119 का भी मान के चले कि वही रेजिस्टेंस है, उसको पार नहीं करेगा? 122 के ऊपर अगर ये मेंटेन करना चालू किया तो फर्दर यहाँ पे एक नया फ्रेश मूव अपने को देखने को मिल सकता है। टिल दैट तो वही एक बार का रेसिस्टेंस है, वहां से रिवर्सल होना एक्सपेक्टेड है। मीनवेल काफी टाइम हो गया और क्रूड को काफी दिनों से मेंटेन कर रखा है, इधर किसी भी स्टेटमेंट से करो या इधर कोई भी चीज से करो। तो ये सारी चीजें जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो काफी गहरा थे, और क्रूड को मेंटेन रखने के लिए बार बार स्टेटमेंट भी अपन देखेंगे। अगर अपार्ट फ्रॉम मार्केट अगर देखेंगे तो क्रूड को मेंटेन करने के लिए वैसे स्टेटमेंट बार बार आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे अब यहाँ पे एक लेवल शायद बन जाना चाहिए जहाँ पे एक सप्लाई जोन वापस इंटेक्ट होगा। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट हो सकता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट या सेटलमेंट का टाइप की न्यूज इनिशिएट करे वीकेंड डेज पे, उसके बाद में वापस से नीचे आए। तो ये सारी स्ट्रेटेजी वही है, लेकिन 122 का लेवल जो इम्पोर्टेंट है, अगर वो लेवल सरपास करता है तो फिर क्रूड के अंदर फ्रेश अप मूव अपने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। शरद सर, एक्सरसाइज वही रोज जो हम क्रूड से जुड़े हुए शेयर देखते हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सभी का जरा सर लेखा जोखा बताइए सर, कौन सा स्ट्रेंथ देने वाला? कल का टॉप गेनर तो रिलायंस और चेन्नई पेट्रो बने थे, आज कौन बनेगा सर? विवेक जी देखिए, मेरा बहुत क्लियर मानना था कि रिलायंस में लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, नहीं है, नहीं है। सॉरी, आई एम सो बिकॉज क्लाइंट्स ट्रैप होते हैं। देखिए, आप गलत राय देंगे तो क्लाइंट्स ट्रैप होंगे। और रिलायंस में एक गिरावट है आज, और ये कल का लो अगर टेस्ट होता है तो वो ब्रीच होता है तो एक बड़ी गिरावट आपको सीधे सीधे 1365 की तरफ देखने को मिल जाएगी। और ये ट्रैप है, जब तक 1445 के ऊपर काउंटर ना निकल के सेटल करे तब तक लॉन्ग व्यू नहीं बनेगा। 1445 के ऊपर सेटलमेंट करेगा तब एक बार इस तरह की बाजार में बाय ऑन डिप्स नहीं करना है। मतलब दिस इज, जो व्यूअर्स देख रहे हैं मनी 9 के, मैं बहुत भरोसे के साथ और बहुत आपको वो बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बाय ऑन डिप्स मत कीजिए, ट्रैप होने का चांस रहेगा। बीपीसीएल का जहां तक सवाल रहा, देखिए अभी भी 284 के पास एक सपोर्ट जोन मेंटेन्ड है। मुझे लगता है आज एक अच्छी डिमांड जोन 300 के आसपास थी, वो ब्रीच हुई है। नीचे कहीं आपको 24 हो सकता है टच कर जाए, पॉसिबल है पुल बैक रैली वहां से आए, वो बहुत अच्छा जोन रहेगा 24 बाय करने का। और मुझे लगता है यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट बिल्डअप बन गया था 3 दिन पहले 320 340 के जोन में पिछले वीक में।
तो वो सस्टेन कर रहा है जैसे सारे काउंटर्स में है। हिंद पेट्रो देखिए अभी भी सस्टेनेंस है, अभी यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिल रहा है। एक बेस फॉर्मेशन 360 के आसपास है। और आईओसी को देखिए तो यहाँ पर एक 147 के आसपास के शॉर्ट्स थे, लेकिन कोई बड़ा ब्रेकडाउन नहीं है। मुझे अभी भी लगता है 140 के आसपास का बेस मेंटेन्ड है। तो जिस तरह के ब्रेकडाउन दूसरे काउंटर्स में है, यहाँ ऑयल एंड गैस में उस तरह के ब्रेकडाउन थे, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन जोन में काउंटर्स चल रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का व्यू बना है। आईओसी जब तक 140 के नीचे फिसल जाएगा तब एक बड़ा शॉट आएगा 130 125 की तरफ। हिंद पेट्रो में जब ब्रीच हो जाएगा 360 का जोन, तब एक गिरावट आपको 340 320 की तरफ देखने को मिलेगी। सिमिलरली बीपीसीएल में जब 284 टूटेगा तब एक बड़ी गिरावट 240 की तरफ देखने को मिलेगी। अनटिल अनलेस मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन जोन में ही बने रहेंगे काउंटर्स। ठीक है, तो ये काउंटर अभी कंसोलिडेशन जोन में बने रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर कुछ भी टेंशन एस्केलेट होगी तो दिक्कत तो है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कल अमेरिका में बहुत सारी बड़ी कंपनियों के नतीजे आए। मेटा, अमेज़ॉन, गूगल, सैमसंग, सभी के सैमसंग के तो खैर दूसरी जगह नतीजे आए थे, लेकिन हाँ ये सारे नतीजे आए और कल ग्लोबल फ्रंट पे बहुत अच्छे नतीजे देखने के लिए मिले। एआई पर आधारित ग्रोथ काफ़ी शानदार रही। सैमसंग के नतीजों में चिप से रिलेटेड काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला, उनको रिकॉर्ड नतीजे आए हैं। महेश सर, कैसे देख रहे हो, टेक कंपनियां अपने को बचा के ले जाएंगी जिस तरह के नतीजे दे रही हैं, क्योंकि एआई पर अब फोकस आ गया और एआई के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। अभी तक पिछले 1-2 क्वार्टर पहले हम बात कर रहे थे कि एआई में जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उस पर ये प्रेशर बन रहा था कि वो अच्छे नतीजे दे। जिन्होंने एआई पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उन पे इसलिए प्रेशर बन रहा था कि आपने एआई पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। तो मतलब दोनों को पीट रहे थे कि आपने एआई पे इन्वेस्टमेंट किया तो आप रिटर्न नहीं निकाल ले, और आपने एआई पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया, दोनों को पीट रहे थे। अब चूंकि एआई के नतीजे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्या ये आईटी कंपनियों को बूस्ट देगा? रेट्स अगर देखेंगे तो बीटन डाउन हैवीली हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक एक पॉज मेरे हिसाब से बनता है कि जहाँ पे आईटी सेक्टर के हिसाब से भी देखते पॉज बनना चाहिए। अब वहाँ पे वैल्यूएशन है, उतना कैश बैलेंस उनके बुक्स में है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेप्स हर कंपनी अपने लेवल पे ले रही है। और अगर एआई का जो मौजूदा सेटअप है उसको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, उसकी इनकम आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे आगे अपने ग्लोबल कंपनीज के रिजल्ट देख रहे हैं, वो धीरे धीरे हम उसको थोड़ा सा स्लोली फॉलो अप करेंगे, लेकिन फॉलो करेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक चीज है जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी वापस से दिखाई देनी चाहिए। आईटी कंपनीज के रेट्स के अंदर जो है वैल्यूएशन जो है काफी अट्रैक्टिव है। बट जहाँ जहाँ पे जिन्होंने बिल्कुल ही एआई के अंदर काम नहीं किया है वहां पे आपको सतर्क बिल्कुल रहना पड़ेगा। और जहाँ पे थोड़ा भी अगर काम एआई में किया है, एआई में फोकस किया है, तो उसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप ब्लाइंड बाइंग कर ले या फिर आप एकदम ही बुलिश हो जाए, लेकिन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। आपको कॉशियस रह के वेट एंड वॉच का सिनेरियो देखना पड़ेगा। जहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर दिखे वहां पे आपको स्टेप्स लेने चाहिए। तो फिलहाल वही है कि वेट एंड वॉच है। मार्केट भी उसी ट्रेंड में है कि वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि लेवल अट्रैक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव खबर आएगी तो मेरे हिसाब से आईटी जहाँ पे एआई का इन्वेस्टमेंट है, लाइक टीसीएस थोड़ा सा काफी बाकी वालों से काफी थोड़ा सा आगे निकल रहा है, तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली ये लेवल अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे इन्होंने एआई के सेक्टर से अर्निंग अच्छी दिखा दी तो मेरे हिसाब से ये वापस से मोमेंटम इनको भी मिल सकता है। ठीक है। शरद सर, आईटी कंपनीज के चार्ट कैसे बन रहे हैं सर? बॉटम फिशिंग दिख रही है कहीं पर या किसी पर्टिकुलर शेयर में कि अब ये यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरेगा, यहाँ से चला तो बहुत अच्छा चलेगा, ऐसा कोई शेयर दिख रहा है आपको? अभी देखिए केपीआईटी टेक में देखिए सप्लाई है 770 के पास, 748 के पास काउंटर ट्रेड कर रहा है। और काफी लंबी अवधि के बाद आप देखिए करीब जनवरी 26 के बाद पूरे में, हाँ मतलब आप देखिए पूरा साल गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन आया है। बेस फॉर्मेशन हुआ पहले नीचे करीब 630 के आसपास, अब नया बेस एक बार काउंटर का बना है करीब 690 के आसपास। और अब ये अपना जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन है 770 उसको टेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है इसको ब्रीच करेगा, एक बार कन्विंसिंगली ब्रीच करे तो एक बार एक पुल बैक रैली स्विंग लॉन्ग इसके अंदर बनेगा 890 की तरफ। तो ये काउंटर है जो मुझे लगता है कि एक बार लॉन्ग यहाँ पर देखा जा सकता है।
और अगर ये ब्रीच करेगा 770 के ऊपर तो अपने आप आपको एक दो दिन ट्रेड करेगा तो 15% का अपसाइड 890 की तरफ बनेगा। और एक काउंटर और वेग जी बहुत पॉजिटिव है, वो ऑटो सेगमेंट से है। सर तो बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए। तो देखिए बजाज ऑटो वेग जी आज एक बजाज ऑटो में देखिए अगर आप देखेंगे तो लगातार हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन काफी लंबे समय से चल रहा है। करीब मार्च 2025 से एक ट्रेंड में काउंटर चल रहा था, एक ब्रेकडाउन आया करीब मार्च 26 में इसी साल, और लेकिन कंसोलिडेशन हुआ 8800 और 9400 जोन में, दोबारा अपने ट्रेंड में वापस आ गया काउंटर। 9500 का बेस बना लिया काउंटर ने, टू बी प्रिसाइज 9350 का बेस बना लिया। ये 10,200 की तरफ निकल रहा है, तो करंट भाव से भी करीब 5% का अपसाइड है। तो अगर किसी के पास है तो 9336 का स्टॉप लॉस रखिए, लेना चाहे तो 9336 का स्टॉप लॉस रखिए और 10,200 के टारगेट से 5% का टारगेट है, उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं फेड की तरफ। फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, भविष्य में पॉलिटिकल दबाव में निर्णय नहीं लेगा फेड। हालांकि उनके चेयरमैन का ये अंतिम वो थी, क्योंकि मई में वो बाहर जा रहे हैं। अमेरिकी बेरोजगारी फिलहाल नहीं बढ़ रही है, उनका ये स्टेटमेंट है। गैस कीमतों में तेज़ी देखने के लिए आगे भी मिल सकती है। उन्होंने हालांकि अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कहा, लेकिन इंटरनेशनली गैस की प्राइस ड्रिवन है, तो हमें पता है कि अगर गैस की कीमतें फेड सोच रहा है कि बढ़ेंगी तो ये थोड़ा सा इंडिया के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। महंगाई को लेकर डर है, एनर्जी ड्रिवन वो बोल रहे हैं। हालांकि टैरिफ की वजह से अब उनको लगता है कि महंगाई उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो टैरिफ का इम्पैक्ट था वो जो आना था वो आ गया ऑलमोस्ट। महेश सर, आप कैसे देख रहे हो सर फेड की जितने भी स्टेटमेंट थे, उसका कोई असर किसी पर्टिकुलर सेक्टर या शेयर पर हमारे यहाँ पर पड़ेगा? फिलहाल तो कोई ऐसा कोई इमीडिएट इम्पैक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे आएंगे और आगे उनका वर्किंग, नए जो रहेंगे फेड के चेयरमैन, तो उनका वर्किंग जो रहेगा उसके हिसाब से अपन थोड़ा सा ध्यान के रखेंगे। लेकिन फिलहाल तो कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिलहाल कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर फेड से। और एक ये जो चीज़ थी जो फेड के स्टेटमेंट ने फेड के चेयरमैन ने बोली है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा अगर एनर्जी प्राइस में देखें तो क्रूड ऑयल से तो वो घबराए हुए हैं ही। शरद सर, कोई गैस का शेयर जो आपको लग रहा हो कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है हल्की बहुत, क्योंकि फेड के चेयरमैन बोल रहे हैं कि भाई गैस की कीमतें और बढ़ सकती हैं। GSPL, पेट्रोनेट, कोई है ऐसा काउंटर, गेल वगैरह कोई भी हो? तो जी। विवेक जी देखिए, मैं काफी समय से आपको भी एक काउंटर रिकमेंड कर रहा हूँ, पेट्रोनेट LNG। तो देखिए ये काउंटर पूरा जो इसने 240 रुपए के आसपास से ट्रेंड शुरू किया था, ये वीक हुआ नहीं और आज भी उतना वीक नहीं ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। इसका जो सबसे बड़ा सप्लाई जोन था वो आता था करीब 280 के आसपास। टेस्ट किया इसने, कल इसको फिर गिरा। मुझे लगता है अभी भी कंसोलिडेशन है, अभी भी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन इसके अंदर बना हुआ है। और ये काउंटर में लगातार देखिए, जो लोग लगातार शो देख रहे हैं, मैं पूरे ऑयल एंड गैस में एक ही काउंटर लगातार लॉन्ग पर बोलता हुआ पेट्रोनेट LNG। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ बाय ऑन डिप्स की बनी हुई है, कंटिन्यूअसली ग्राइंडिंग हाई बना रहा है काउंटर। और इस वीक में भी देखेंगे तो एक डिलीवरी ठीक ठाक देखने को मिली है और छोटे दायरे में शॉर्ट बिल्डअप है, लेकिन वो अगर लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो जो लोग पोजिशनल हैं उनके हिसाब से ठीक है। एक बार 280 के ऊपर निकल के सेटल करेगा तो एक बार 300 की ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश करेगा। नीचे 240 रुपए से कंटिन्यूअसली जी मैं इस काउंटर को डिस्कस कर रहा हूँ और करीब देखिए उस भाव से भी करीब 15-16% ऊपर आ गया है। धीरे धीरे आया है, काफी समय लिया इसने, मतलब मार्च के पूरा अप्रैल ले लिया इसने। तो देखिए, लेकिन मुझे लगता है अभी और इसके अंदर स्ट्रेंथ है, कम से कम ये 300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बेस फॉर्मेशन 260 के पास है। ठीक है, अब रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जो रिजल्ट्स आए हैं कल मार्केट बंद होने के बाद, एक बार उनका जायज़ा ले लेते हैं कि काउंटर ने रिएक्ट भी कर लिया, अब क्या करें। तो अदानी पावर, देखिए रेवेन्यू करीब कंपनी का 14% बढ़ा, एबिटा में करीब 12% का जंप, और एबिटा मार्जिन्स में थोड़ा सा डाउन हुआ है। एबिटा मार्जिन 34% से घटकर 33.27 आए हैं, और नेट प्रॉफिट में 62% का जंप देखने के लिए मिला है। महेश सर, अदानी समूह के शेयरों में अदानी पावर भी बहुत अच्छा चल चुका है,
आज थोड़ा सा आफ्टर रिजल्ट्स रिएक्ट नेगेटिव कर रहा है, मार्केट का कह लो रिएक्शन है, या आप ये कह लीजिए कि थोड़ा सा मार्जिन्स कम आए हैं उस वजह से भी है। आपको रिजल्ट देखकर कैसे लगे, कैसा रिएक्शन होना चाहिए था, क्या ये सही रिएक्शन है जो आज दे रहा शेयर? 150 से 200 प्लस के लेवल ऑलरेडी आपने अचीव कर लिए हैं, और एकदम शॉर्ट टर्म टाइम में। और मेरे हिसाब से एनर्जी का जो क्राइसिस था उसका बेनिफिट भी कंपनीज को मिल रहा है, तो ये ऑलरेडी इतना हो गए यहाँ पे लेवल जो है टाइम से पहले मेरे हिसाब से भाव जल्दी आ गए, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग है। बट या अभी भी ध्यान पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी काफी बढ़िया कर रही है, कैश फ्लो काफी बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से ध्यान पॉजिटिविटी है। कोई भी डिप आए तो फिर वापस इसको बाइंग के लिए सोच सकते हैं, अगर नियर बाई 170 180 किसी कारणवश ये रेंज वापस दिखती है तो फिर उसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी वापस से देखी जा सकती है। ठीक है। तो ये रही बात अदानी पावर की। इसी बीच में एक स्पेस में पहले बात करूंगा, शुगर स्पेस। यहाँ पर बहुत तेज मूव आ रहा है, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, यहाँ पर द्वारिकेश शुगर, इन सभी में 9-10% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। शरद सर, कोई शुगर शेयर आपकी रडार पर आ रहा है? सर फटाफट से देख लीजिए चार्ट, अगर टाइम लगता है तो मैं इन द मीनवाइल महेश सर से एक टेक ले लेता हूँ। जी जी जी, अब आप 1 मिनट ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, महेश सर जरा फटाफट से बता दीजिए शुगर शेयरों पे अभी क्या करना है? आज 10% ऊपर है। देखिए, दो दो रीजन बन रहे हैं। एक तो शुगर सेक्टर में काफी यहाँ से एक अपसाइड बाकी है, तो वो भी है, और इथेनॉल का जो कारण है मेन, तो अगर भाव बढ़ते हैं पेट्रोल और डीजल के, तो यहाँ पे इथेनॉल का जो यूज है वो भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से उसी का एक कारण है कि वहाँ पे भी मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे प्राज इंडस्ट्री है, कोई भी वापस डिप मिलता है तो ये एक काउंटर मुझे अट्रैक्टिव लगता है। लोअर में हमने बाइंग की भी सलाह दी थी, तो ये काउंटर है जहाँ पे एक अगर कोई भी डिप मिलता है या ये लेवल पे भी बाइंग करते हैं तो थोड़ी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है। शरद सर अब आप बताएं सर, तो आपको कौन सा देखिए, शेयर मैं समझ मैं है? वहीं जी चला जाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया। देखिए, अवध शुगर मैंने बोला था कि यहाँ पर एक देखिए काफी नीचे 363 का स्तर मुझे याद है, आप हम लोगों ने डिस्कस किया था, 487 पहुंच गया। तो जब डिस्कशन बहुत शुरुआत में हम लोगों ने किया था, मगर मेरे ख्याल से 9 10 मार्च के आसपास की बात है, तो 360 रुपए का शेयर विवेक जी देखिए देखते देखते करीब 30-32% ऊपर चला गया। तो सिमिलरली आप देखिए एक अच्छा टेक्सचर मगध शुगर का भी है, ये भी करीब आप देखिए चल गया काफी, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इसमें काफी स्टीम बाकी है, हो सकता है करीब 600 रुपए के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और देखिए इसके अलावा बलरामपुर चीनी का भी डिस्कशन हुआ था, मुझे लगता है ये भी 500 से, अभी इसका टारगेट नहीं आया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था करीब 478 के आसपास, 530 का टारगेट था, 550 का, वो भी आया नहीं, 530 के आसपास चल रहा है काउंटर। एक बार स्विंग हाई बना के आया 550 पे, दोबारा गिर गया, फिर अभी भी 11-12% अपने भाव से ऊपर है। और देखिए ये दो तीन काउंटर और एक डालमिया शुगर मैंने बोला था, तो देखिए वो भी एक अच्छे लेवल पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये सब मार्च के डिस्कशन है, 287 285 300 के आसपास के, ये भी देखिए 400 रुपए की रेंज में है। तो सारे काउंटर्स में आप लगातार शुगर पूछते रहते हैं, और देखिए अच्छे मूव इसके अंदर विवेक जी आए हैं। मुझे लगता है अभी भी डालमिया शुगर के अंदर अगर बना रहा जाए तो शायद ऊपर की तरफ आपको 450 तक के भाव कम से कम देखने को मिल जाए। तो डालमिया शुगर, अवध शुगर, ये सब शेयर हैं जो कि शरद सर की रडार पर हैं। महेश सर, आपकी रडार पे कोई छोटा शुगर शेयर है क्या? जैसे भी शरद सर ने मेंशन किया, वहाँ पे डालमिया शुगर जो है वो मुझे भी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो यहाँ पे इनके वाह। साथ में जाना चाहेंगे। और ये डालमिया शुगर में काफी टाइम से ट्रैक भी करता हूँ, अभी फिलहाल इन्होंने बोला तो वापस से रिमाइंड हो गए, तो ये एक काउंटर अट्रैक्टिव है। 440 तक की रेंज इसमें अपने को आगे आने वाले शायद टाइम में अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो देखने को मिल सकती है। बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पर डालमिया भारत में हमारे एनालिस्ट की तरफ से राय है, और प्राज इंडस्ट्री पर महेश सर पॉजिटिव हैं, और अवध शुगर पर सर क्या टारगेट दिया शरद सर आपने? तो देखिए अवध शुगर अभी ऑलरेडी विवेक जी हमारे भाव से करीब 32% तो चल गया, 363 से, मुझे लगता है अभी भी ऊपर की तरफ इसमें आप देखिए तो करीब 570 तक का भाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट आया है, क्लीन रेंज ब्रेकआउट आया है करीब 450 के ऊपर, अभी 487 का भाव है, 450 के ऊपर ब्रेकआउट है, 487 चल रहा है। तो 3-4 सप्ताह उस जोन में कंसोलिडेट कर गया 450 पे, तो ये ऊपर 570 की तरफ और निकल जाएगा।
तो मेरे ख्याल से करंट भाव से भी अपसाइड ऊपर करीब 15-1% का है। स्टॉप लॉस बहुत डीप है, बहुत छोटा है, 450। बिल्कुल ठीक है सर। इस समय बेहतरीन मूव शुगर काउंटर्स में देखने के लिए मिल रहा है। द्वारिकेश शुगर यहाँ पर देखें एक बार मूव 48 रुपये आ गया। महेश सर, ये 48 रुपये कई बार आ चुका है, यहाँ से उम्मीद है इसका चलने की? इसको फिर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 4480, ये स्टॉप लॉस रखिए। अगर निकलता है 52 के ऊपर निकलेगा तो फिर इसके अंदर लंबी स्ट्रेंथ अपने को देखने को मिल सकती है। फिर वो 58 से 65 की रेंज भी अपने को दिखा सकता है। तो आज मोमेंटम बढ़िया है। एक स्टॉप लॉस 4480 ये लगा के इसको अगर है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला लेवल जो है 52 रहेगा, 52 से ऊपर निकलता है तो फिर 5865 ये लेवल भी अपने को देखने को मिल सकती है। बट यहाँ से वापस से रिवर्सल हुआ तो फिर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुगर शेयरों में देखिए मूव जो बन रहा है, इसमें कौन से शुगर शेयर हैं जो कि रडार पर रखने चाहिए और कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर कि आपको मूव मिल रहा है। एक बार शरद सर 2 शेयर और देख लीजिए। एक रेणुका शुगर और देखिए सर, ये 29 रुपये का। जनरली लोगों को ये लगता है ना कि अगर ले लिया फंस गए तो भी चलो इतना बड़ा शेयर नहीं है, कभी ना कभी निकल ही जाएंगे। 29 रुपये पे ठीक है ये शेयर लेने के लिए, या अभी यहाँ पर और मूव मतलब अभी इंतजार करना चाहिए, क्या करें? नहीं नहीं जी, ठीक है। देखिए जिस तरह का इसका टेक्सचर है, मुझे लगता है कि ये 26 रुपए के आसपास का बेस फॉर्मेशन है। हाँ, अभी 29 रुपए के आसपास चल रहा है, तो स्टॉप लॉस 26 रुपए के पास रहेगा। उसके नीचे फिसल के ट्रेड करेगा तो जरूर आप एग्जिट कीजिएगा। लेकिन अभी जो देखिए जो अभी जो टारगेट आ रहा है कोई 33 रुपए का आ रहा है, 29 रुपए के आसपास है। ऑलरेडी करीब नीचे 22 रुपए के आसपास से चल गया है। अभी भी मुझे लगता है 29 रुपए, मतलब करीब 14-15% का अपसाइड यहाँ पर है। ये मेरे मेरे रडार में इसके लिए नहीं आया कि जो सबसे बड़े शॉर्ट प्लेसमेंट है इस काउंटर में वो है इसी जोन में, 33 से 36 के जोन में शॉर्ट प्लेसमेंट है। उसके ऊपर जाएगा तो एक बार जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है, लेकिन ये भी स्विंग ट्रेड बन रहा है इसके अंदर। तो स्विंग ट्रेड में आप 33 रुपए तक का टारगेट इसमें लेके 14-15% का 26 रुपए का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। 26 का स्टॉप लॉस, 33 का टारगेट, ये रेणुका शुगर है। ठीक है सर। सर स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया शरद सर, मतलब थोड़ा चल गया जी। एक्चुअली देखिए क्या होगा, अभी कोई वोलेटिलिटी आएगी तो स्टॉप आउट हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है, कोई काफी चल गया है। देखिए पिछले 4 सप्ताह में ही काउंटर करीब 26 रुपए से 29 रुपए तक ऑलरेडी चल गया है। तो ऑलरेडी देखिए 12-13% की अपसाइड आ गई है। तो अब क्या होगा कि या तो मैं ये कर सकता हूँ भाई 33 के, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव टारगेट देता हूँ। तो एक्चुअली टारगेट इसका ऊपर 35 के पास आना चाहिए था, बट मैंने 33 जानबूझ करके दिया कि इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ पुल बैक तो कोई क्या होगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा तो आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे, तो वो गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए मैंने 33 तारीख दिया, अदरवाइज 35 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ये रही बात रेणुका शुगर पर और बाकी शुगर शेयरों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिजल्ट्स की तरफ। IIFL फाइनेंस यहाँ पर अच्छा शरद सर 11 बज गए हैं, तो सर मैं आपको चूँकि F&O की तैयारी करनी होती है सर, मैं आपको फ्री कर देता हूँ। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। आगे बढ़ते हैं। IIFL फाइनेंस यहाँ पर रेवेन्यू आए करीब 42% जंप, नेट प्रॉफिट 208 से बढ़कर 587 करोड़, ज़बरदस्त नतीजे आए हैं। और यहाँ पर काउंटर पर रिएक्शन लेकिन उतना तेज नहीं आया। महेश सर, काउंटर पहले रिएक्ट कर चुका था क्या? नहीं, ये काउंटर के अंदर रिएक्ट थोड़ा तो किया रहेगा, लेकिन इतना अपसाइड अपने को इमीडिएट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहती है कि भी आगे आने वाले टाइम में क्या है, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो इमीडिएट रिएक्शन उतना लंबा चौड़ा नहीं आता है। थोड़ा काउंटर को सेटल होने के बाद में, रिजल्ट को अच्छे से रीड करने के बाद में कोई इम्प्लीकेशन ना हो तो ही फिर उसके अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड है। यस, रिजल्ट अच्छा है और मोमेंटम थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है। अगला काउंटर सर बजाज फाइनेंस, यहाँ पर नतीजे आए 18% रेवेन्यू बढ़ा, नेट प्रॉफिट 5465 करोड़ आया। कंपनी का प्रॉफिट प्री प्रोविजनिंग जो थी वो करीब 9408 करोड़ रुपए रही। नेट NPAs कम हुए हैं। सर बजाज फाइनेंस कैसे देख रहे हो? नेट एनपीए जो बजाज फाइनेंस में कम हुए हैं, मेरे हिसाब से ये काफी अट्रैक्टिव चीज है, जहाँ पे एनबीएफसी कंपनीज के अंदर एनपीए का ही मेन तो डर रहता है, और वो अगर कम होते हैं तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे एक पॉजिटिवनेस रहती है। बजाज फाइनेंस के हिसाब से लिमिटेड अपसाइड है, बट यस यहाँ से अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से 1100 1150
ये लेवल के लिए अगर कोई भी मीडियम टू लॉन्गर टर्म अगर रखते हैं तो ये लेवल अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है। अगला काउंटर सर, जहां पर की नतीजा है मोतीलाल ओसवाल, यहां पर रेवेन्यू 27% अप रहा और कंपनी लॉस में आई। 566 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 221 करोड़ का लॉस है। महेश सर, मैं इसके ज़्यादा डीप में नहीं जा पाया, लेकिन काउंटर में आज रिएक्शन ठीक है। मुझे लग रहा है अन्य किसी खर्चे वर्चे की वजह से कंपनी का ये हाल हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है, ओपीएम अचानक से कम हुए हैं। सर, कुछ आपने अगर डीप में देखा हो एमओएसएल के रिजल्ट्स तो बताएं, और काउंटर आज हरे में क्यों है और कब तक रहेगा? क्या इसमें स्ट्रेंथ है, नहीं है, आगे भी वो क्या स्थिति है सर? भी फिलहाल ब्रोकिंग हाउस के या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े जो भी रिजल्ट है वहां पे आपको एक डाउन टर्म ही ज्यादा करके डाउन साइड ही देखने को मिलेगा। जहाँ जिनकी बुक्स बड़ी है तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर जो है अपने को देखने को मिलेगा। अगर एक वैसा प्रेशर है जहाँ पे लगता है कि यार उम्मीद से थोड़ा सा कम लॉस है तो वहां पे को पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। जो लास्ट क्वार्टर था वो तो सबके ऑलमोस्ट एकदम खराब ही गए थे मेरे हिसाब से, तो उसके कारण से एक है। और अप्रैल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है मार्केट के अंदर, तो वहाँ उसके कारण से भी एक मार्केट के अंदर थोड़ा अभी आपको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से मैंने उसको डीपली नहीं देखा, लेकिन फिलहाल सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो सारी ही कंपनीज के ऑलमोस्ट ज्यादा करके कंपनीज के नतीजे जो है आपको नेगेटिव साइड ही देखने को मिलेंगे। शरद सर, महेश सर, मैंने देख लिया इसको, इसके रिजल्ट्स आपसे बात करते करते। सर, इसमें ना हुआ क्या है, सब कुछ ठीक था, रेवेन्यू फ्रंट वगैरह बहुत बढ़िया था, रेवेन्यू लगभग डबल हुआ, सब कुछ ठीक है। हुआ क्या है, इस पे 1425 करोड़ रुपए की कंपनी ने एक कमोडिटी परचेज की है। तो ये इनका एक खर्चा आया 1425 करोड़ का। सर, जब अगर 14 और पहले कुछ क्वार्टर में किसी में नहीं था, परचेज ऑफ कमोडिटीज़। अब ये इन्होंने डिटेल तो नहीं दी है कि वो कौन सी कमोडिटीज़ हैं। वो 1424 करोड़ का खर्चा अगर हटा दें तो इनका प्रॉफिट तो सर बहुत बढ़िया आता, ज़बरदस्त प्रॉफिट आता सर। महेश सर, इसीलिए काउंटर आज चला है। अब क्या करें सर? फिलहाल काउंटर अगर आपके पास में है तो फिर इसको थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मार्केट अगर आगे भी इम्प्रूव होता है तो फिर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि लेवल भी है, लेवल भी अगर लोअर लेवल भी आता है तो 660 670 ये लोअर की रेंज है। अगर आपको किसको भी है तो वो एक लेवल ध्यान में रख सकते हैं, वहां पे लोअर का सपोर्ट है। अपर साइड में वापस है 940 तक की रेंज, अपर साइड में है 940 के ऊपर निकलता है तो 1150 1200 ये रेंज स्लो एंड स्टडी शायद हो सकता है। मीडियम टू लॉन्गर टर्म अगर आपका नजरिया है तो फिर उसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये टाइप की कंपनीज फिलहाल है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जैसे ये सेक्टर से जुड़े जितने भी काउंटर लाइक बीएससी है, एंजल है, ये सारे काउंटर जो है ओवर ए टाइम जो है आपको आउट परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तो ध्यान उतना नेगेटिव नहीं है स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे, बट यस आपको चीजें थोड़ी सी मार्केट के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये रही बात मोतीलाल ओसवाल पर। देखिए, रिजल्ट्स में ना यही चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट, कि आप को अगर पैसा बनाना है तो लोग सोच रहे हैं लॉस आया, लॉस के पीछे की अगर रीजनिंग पता है तो आप संतुष्ट हो सकते हो। चलिए, अब हमारे साथ जैन साहब भी जुड़ चुके हैं, अंशुल जैन साहब। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जैन साहब, कहाँ ले जा रहे हो आज मार्केट को? अरे सर, आज बड़े दिन बाद ओझा जी मिले हैं, पहले उनसे दुआ सलाम तो कर लें। फोन पे तो मिलते नहीं है ओझा जी। तो आज ही आप याद नहीं करते। ये अब देखिए। आज आज सब अच्छा सब मेरे ही अंशुल भाई, ऊपर डाल दीजिए। आपका ये स्टाइल बहुत बढ़िया, दूसरे आदमी पे डाल दो। सर, आप फोन नहीं उठाते हो, आपने फोन किया था। हाँ, जब किया था तब उनने उठाया था। जब किया था तो उठाया था, और जब किया था नहीं उठाया था, वो कोई सिचुएशन आई नहीं तो फिर इल्जाम कैसा? नहीं, ऐसी तो कोई आई नहीं, लेकिन ये तो पारिवारिक बात है ना सर, ये तो सार्वजनिक मंच पे नहीं की जाती हैं। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। महेश सर, सर, आप कुछ कहना चाहोगे? मार्केट हाँ, जी। महेश सर, आप कुछ कहना चाहोगे अंशुल जी के लिए? अंशुल जी बढ़िया आदमी, जॉली मूड में रहते हैं, वजन कम करने की कोशिश करते रहते हैं, हुआ नहीं हुआ वो पता नहीं।
नहीं हुआ सर। चलो ठीक है। अंशुल भाई, आज थोड़ा मार्केट तो परेशान कर रहा है, ये फिर डोनाल्ड ट्रंप जागृत हो गए हैं। 350 पॉइंट नीचे है निफ्टी, क्या करना है? सर लंबा वीकेंड है तो मान के चलिए कि असुरी ताकतें अपने चरम पे वापस आ जाएंगी। वैसे भी चांद मैंने देखा नहीं तो अमावस आने वाला होगा, तभी असुरी शक्तियां जागी हैं। मगर कल हमने जो टारगेट डिस्कस किए थे 24,310, टारगेट भी कंप्लीट हुआ, गैप भी फिल हुआ। गैप से रिएक्शन ठीक ठाक आया था। आज का गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन असुर जागा और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे हम गैप डाउन ओपनिंग दिए। गैप डाउन का टारगेट स्विंग लो था 23,813, वहीं पे आके खड़े हैं। ज्यादा प्रॉब्लम बैंक निफ्टी पे है। 2 दिन से हम 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किए हैं। कल अच्छा खासा ऊपर चल रहे थे, क्लोज होते होते नीचे आके क्लोज किए, और आज स्विंग लो के नीचे ही सीधा गैप डाउन खुले हैं। 55,263 का स्विंग लो होता है, इसके सीधे नीचे गैप डाउन खुले हैं। टारगेट इसका 54,356 आ रहा है, तो प्रोबेबली यहाँ से जो 150 पॉइंट है ये भी 2 बजे के पहले आ जाएगा। तो 2 बजे का टाइम आज नोट करके रखिए। लास्ट 1.5 घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर 75 मिनट के चार्ट पे 23,800 के आसपास या फिर 54,356 के आसपास, 54,356 के आसपास 75 मिनट के चार्ट पे कोई प्रॉपर बुलिश एविडेंस रिजेक्शन कैंडल मिले, या 15 मिनट के चार्ट पे कोई वर्टिकल रिकवरी वाली बड़ी कैंडल दिखे, तो एक बार के लिए लॉन्ग अटेम्प्ट ट्राई करना चाहिए। हो सकता है मार्केट डे हाई पे जाए गैप क्लोज करने के लिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जैसे सुबह से हम शांति से बैठे हैं ऑन द इंडेक्स फ्रंट, ऐसे ही शांति से पूरा दिन काट देंगे। जहां तक स्टॉक्स की बात है, मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स अपने टारगेट्स अचीव कर ही रहे हैं। ग्लोबल स्पिरिट हो गया, दामपुर शुगर हो गया, या बाकी जो स्टॉक्स हम डिस्कस किए हैं प्रीवियस शोज में, सारे अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो कोई खास दिक्कत मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में नहीं दिख रही है। ये चूंकि दुग्गल जी अभी शांति दूत से असुर बनते जा रहे हैं ओवर द वीकेंड, उसकी वजह से। और अगर ऑन अ सीरियस नोट अगर हम देखें तो क्रूड में परसों 2 बजे एक ब्रेकआउट आया था $98 पे, 102.50 का टारगेट किया था। कल फिर 2 बजे के आसपास उसका ब्रेकआउट बना है, फॉलो थ्रू एक्शन 108.50 तक का टारगेट कंप्लीट करके उसके ऊपर एक्सटेंशन दे रहा है। एक्सटेंशन का जो टारगेट आता है वो आता है $114 ऑन WTI, $114 यानी यहाँ से $5 और ऊपर, यानी ब्रेंट का बास्केट जो है वो शायद $130-132 तक खिंच जाएगा। अभी एग्जैक्टली शायद 124 है, $6-7 में 130-32 हो जाएगा। तो मार्केट में बेसिकली प्रेशर आया है क्रूड की वजह से। क्रूड में प्रेशर आया है दुग्गल साहब की वजह से। और आई एम 99% श्योर, मैं अभी चूंकि मैंने सुबह ही पोस्ट देखा है और उसके बाद अभी टाइम नहीं मिला, बट 1 मिनट के चार्ट पे जाके मैं डिटेल में जरूर चेक करूंगा कि पिछले 2 दिन में क्या बड़े सौदे कहीं बने हैं, और उसके बाद ये पोस्ट आया है तो फिर एक और कंफर्मेशन मिल जाती है रूमर्स को कि इनसाइडर ट्रेडिंग जम के हो रही है फ्रॉम दी टॉप जॉब। तो आई बिलीव कि लॉन्ग पोजीशंस एक्यूमुलेट की गई हैं, इसलिए इस टाइप के स्टेटमेंट दिए गए हैं ताकि क्रूड बढ़े और प्रॉफिट बुक की जाए। इवेंचुअली चार्ट पे तो सब दिख ही जाता है 1 मिनट के चार्ट पे, तो टाइम मिलेगा तो डिटेल स्टडी जरूर इस पे करेंगे। लास्ट टाइम नैस्डैक और S&P 500 और क्रूड पे क्लियरली 1 मिनट के चार्ट पे ये एविडेंस देखने के लिए मिले थे। तो अब शायद उसको डिस्ट्रीब्यूट करके 5, 10, 15 मिनट के या 1 घंटे के अंतराल पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा छोटे छोटे में, एलिफेंट इन द रूम, उसको छोटे छोटे भाग में बांटा गया होगा, बट चार्ट पे दिख जाता है। तो एक बार ढूंढने की कोशिश जरूर की जाएगी इसको। ठीक है। तो ये रही बात मार्केट की, ओवरऑल स्ट्रक्चर की, जो कि अंशुल जी ने बताया। अंशुल भाई, अब मैं आपका वेट कर रहा था एक काउंटर के लिए जो आपका बड़ा फेवरेट है, HEG के रिजल्ट आए थे और यहाँ पर रेवेन्यू 12% बढ़ा है, एबिटा लॉस 148 करोड़ का है और नेट लॉस 114 करोड़ का है। HEG पर आपकी राय सर? सर HEG में ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है। HEG में जो ब्रेकआउट बना था कंप्लीटली फेल हो गया है। और यहाँ पे एक चीज अच्छी है, ब्रेकआउट फेल हुआ है 620 पे, लेकिन इमीडिएट जो सपोर्ट जोन है 580 से 535 की, ये अभी प्रोटेक्ट हो रही है। तो मैं 1 से 2 हफ्ते इसमें समय दूंगा। अगर ये वापस से 620 630 के ऊपर आ गया तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर लिक्विडेशन स्टार्ट होगी और 474 का टारगेट खुलेगा। तो मैं इस समय कोई भी ट्रेड लेने के मूड में नहीं हूं। मैं 1 से 2 हफ्ते, मतलब ये तो हफ्ता निकल ही गया, नेक्स्ट वीक और मैं समय देने के मूड में हूँ।
अगर नेक्स्ट वीक में या तो रिक्लेम हो जाए या फेलियर कंफर्म हो जाए तब ट्रेड बनेगा, और आई बिलीव कि ये फेलियर शायद कंफर्म होगा, बट प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, एक हफ्ते का समय देंगे। ठीक है, एक काउंटर और एक है केफिन टेक का, जहां पर कि नतीजे आए हैं। रेवेन्यू 6% नीचे आया है, एबिटा 15% नीचे आया है, एबिटा मार्जिन करीब 400 बेसिस पॉइंट गिरे हैं और नेट प्रॉफिट भी करीब 12% गिरा है। महेश सर, केफिन टेक का काफ़ी इन्वेस्टर्स का फेवरेट काउंटर रहा है, लेकिन परेशान भी कर रहा है। अब आज 4.5% नीचे है सर, खरीदने का मौका है? ये वन टाइम रिजल्ट है या अभी और ख़राब रिजल्ट की उम्मीद है, तो अभी ना खरीदें? ये कैपिटल मार्केट से जुड़े जितने भी शेयर हैं, जब तक कैपिटल मार्केट उतना परफॉर्म नहीं करेगा तब तक इनके रिजल्ट जो है थोड़े म्यूटेड ही आएंगे। बट यस, वैल्यूएशन है, यहाँ से भी एक अपसाइड मोमेंटम है। बट वो है कि मार्केट जब रिएक्शन, मार्केट का रिएक्शन दोनों बाजू ओवर रहता है, चाहे आइदर बियर साइड हो चाहे बुल साइड हो, तो उसी के कारण से वो टाइप के रिएक्शन अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ से डेफिनेटली अपसाइड है। यहाँ से भले रिजल्ट थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़े नंबर इम्प्रूव आए, वहां से अपने को अपसाइड देखने को मिलता है। जिनमें मैं एक्सपेक्ट करते हैं 1250 1300, ये रेंज आपको लॉन्गर टर्म में जरूर दिखा देगा। ठीक है सर। तो ये रही बात केफिन टेक की। एक काउंटर अंशुल भाई, वारी एनर्जीज, इसको देखना, आज रेवेन्यू रिजल्ट आए इसके, केवल इसके मार्जिन्स में दिक्कत थी, बाकी सब कुछ ठीक था। रेवेन्यू बढ़ा, एबिटा बढ़ा, मार्जिन्स घटे करीब 440 बेसिस पॉइंट, और नेट प्रॉफिट 72% बढ़ा। लेकिन उसके बावजूद काउंटर की आज ढंग से पिटाई हो गई। अब आप क्या सर इस काउंटर पर मानते हो, कौन से सपोर्ट लेवल हैं? जब सारे सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, डबल टॉप का ब्रेकडाउन भी है 3245 पे, बट 50 डे मूविंग एवरेज 3177। अगर क्लोजिंग तक ये प्रोटेक्ट हो गया 3170 77, तो आपको एक रैली 3245 बाउंस बैक 3245 3300 जोन तक मिल सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक हो गया है। जो ब्रेकआउट पॉइंट था 3292 उसके नीचे चल रहा है, डबल टॉप की नेकलाइन 3240 के आसपास थी, उसके नीचे चल रहा है। एक ही चीज है, 50 डे मूविंग एवरेज के पास है, अगर डे एंड तक प्रोटेक्ट हुआ तो एक बाउंस बैक बनेगा, उसके बाद नीचे आएगा, और नहीं हुआ तो इसी डाउन लेग में ये आपको करीब करीब 3008 और 2850 के लेवल दिखा सकता है। गैप के साथ स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली वीक हो गया है। ठीक है, वारी एनर्जी पर यहाँ पर राय मिल गई है। महेश सर, आपकी रडार पर कोई शेयर? देखिए, अम्बा रडार पे तो बहुत सारे शेयर है, लेकिन मार्केट आज फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में है। तो यहाँ पे फंडामेंटली अपन बात कर सकते हैं कि ज्यादा करके फंडामेंटली, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर एकदम से अचानक से ओवर डे ही अगर वीक हो जाए तो उसमें कोई आदमी कुछ क्या कर सकता है। तो मेरे हिसाब से वो टाइप का है। लेकिन वारी एनर्जी में एक और पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूँ, वहाँ पे फंड रेज का भी एक पॉइंट है, शायद हाँ, 10,000 10,000 करोड़ करोड़ रुपए का। जी जी बिल्कुल। फिर वो पॉइंट शायद हो सकता है कि वो पॉइंट, क्योंकि फंड जब भी होता है तो फिर वो एक बार का या तो लोअर लेवल में हो या फिर बाकी दूसरा भी कुछ कारण रहे, तो उसको भी वॉच आउट करना चाहिए। मार्जिन वैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो थोड़े से मार्जिन के अंदर यूजुअली प्रेशर आता है, लेकिन इस बार का जो प्रेशर है थोड़ा सा ज्यादा भी दिखा रहा है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। फिलहाल हमने तो दो ही कवरेज अभी रिसेंटली इसी वीक में रिलीज किए हैं। एक डीसीबी बैंक है, एक पीएनबी हाउसिंग है। ये दो काउंटर है, फंडामेंटली अगर आप देखेंगे बस इम्प्रूव होते हुए आए हैं और काउंटर अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं। अगर दोनों ही काउंटर में अगर देखेंगे थोड़ा अपसाइड भी बनता है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी दोनों ही काउंटर के ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से ये दो काउंटर है जहाँ पे इन्वेस्टर को अगर लंबा नजरिया 12 से 18 महीने का नजरिया रखते हैं, तो ये काउंटर के अंदर कोई भी डिप मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है।